ठीक है बेटा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बेसिकली जो प्रोसेस है इसमें हमें देखना है कि जो हमने फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि हाई एनर्जी लो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया था, वो ग्लूकोज के बॉन्ड्स में सेव हो गए। और ग्लूकोज देन फर्दर गो मेटा डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे एंड फॉर्म्स अदर बायोमोलिक्यूल्स आल्सो। क्लियर? तो उन्हीं बॉन्ड्स को हमें ब्रेक डाउन करना है और उन एनर्जी को रिलीज करके उसको एटीपी के फॉर्म में कंजर्व कर लेना है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये सब टर्म्स हम कह सकते हैं कि दैट इज रिलेटेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली डिफरेंट है, ब्रीदिंग से डिफरेंट है। हमें याद रखना है कि ब्रीदिंग से डिफरेंट है। ब्रीदिंग में हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, लंग्स इन्वॉल्व होता है, और हर एक लिविंग सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, जहाँ पे आप ब्रेक डाउन कर रहे हो किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को और उससे एनर्जी फॉर्म कर रहे हो, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? तो ब्रीदिंग एक ब्रॉडर फिनोमिना है जिसका छोटा सा पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो वो भी ट्रांसपोर्ट होके सेलुलर रेस्पिरेशन में जा रहा है, एंड जो CO2 आप एक्सेल करते हो वो सेलुलर रेस्पिरेशन से ही रिलीज होके वो आपके एक्सेल करने से जा रहा है। क्लियर? आई थिंक ये सबसे तो जनरल एकदम हम सभी जान रहे हैं। तो ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक हम जनरल बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर पूरा एक पाथवे सिस्टम वर्क करेगा, जिसमें हमें ब्रॉडली 3 पाथवेज को पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फुल साइटोसोल में होगी एंड पाथवे का नेम है ग्लाइकोलिसिस। फिर सेकेंड वन आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक छोटी सी पाथवे, मतलब ब्रॉडली 3 की बात करें तो उसको नहीं मेंशन करेंगे, जो लिंक रिएक्शन वाला है। बट सेकेंड वन यहाँ पे ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब्स साइकिल, एंड देन फाइनली हार्वेस्टिंग ऑफ एटीपी। एटीपी सारे एनर्जी रिच रिड्यूसिंग पावर्स जो हैं, जो रिड्यूस होके मूव कर रही हैं, उन सब से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हार्वेस्ट करके फाइनली जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी होगी वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे कहलाए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन को एंटर कराएंगे एंड दैट ऑक्सीजन इंटर्स इन टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सबसे लास्ट स्टेप में, ईटीएस के सबसे लास्ट स्टेप में वो ऑक्सीजन एंटर करेगा, एंड एनर्जी रिलीज जिसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर। जस्ट अपोजिट एक जनरल रिएक्शन हम बात करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराए थे, वाटर को एंटर कराए थे, लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही थी उससे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकला था एंड ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट था। उसका एक रिवर्स रिएक्शन ये दिखता है, बट बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर अकरिंग इन डिफरेंट लोकेशन, उनका पर्पस अलग अलग है, तो डिफरेंट। ठीक है, अब ग्लूकोज एंटर कर रहा है तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट फॉर्म होगा। पायरुवेट या पायरुविक एसिड इज प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसके फेट जो अलग अलग 2 डायरेक्शन में जा सकता है, एदर एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन उस पायरुवेट की क्या मेटाबॉलिज्म चेंज हो रही है, दैट इज एनारोबिक। विद ऑक्सीजन उसका क्या चेंजेस हुआ, कैसे उसका ऑक्सीडेशन हुआ कंप्लीट, दैट इज एरोबिक। क्लियर? तो ये आपका नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रियल सेलुलर रेस्पिरेशन जब बोलते हो उसको, दैट इज द एरोबिक। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, अभी हमने रिएक्शन में भी देखा था। एक्सेप्ट दैट एनारोबिक में फिर अगेन हम 2 टाइप्स का देखते हैं। फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड, अनदर वन इज अल्कोहल फर्मेंटेशन, या सिर्फ हम कह दें कि फर्मेंटेशन रिएक्शन। क्यों? और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते, रिड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो हमें कार्बन नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे याद रखनी है। क्यों? तो एक ये भी ध्यान में रखना, फेफर कर्टिस की स्कीम क्या कहती है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड से देन 2 फेट हैं, दोनों में से एक एरोबिक वाला है जो उसमें हाई एनर्जी है, जब आप
रेशियो देखे हो लास्ट में, तो दैट इज 1:9 का रेशियो, वो यही है आपका। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होने वाले एटीपी हैं, जो कि नेट गेन उनका 2 एटीपी का था, और यहाँ पे आपके टोटल 38 एटीपी बन रहे हैं। तो आपका रेशियो कैसा है? 1:19 का रेशियो। क्लियर है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको हमने कंपेयर कराया था तुम्हें, क्योंकि बर्निंग से हम इसको, बर्निंग ऑफ वुड से इसको कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? एनर्जी देखो, डिफरेंस, सिमिलरिटी क्या है? दोनों में एनर्जी की वैल्यू हमें सेम दिख रही है, बट फास्ट ऑक्सीडेशन है जब आप उसको बर्न कर रहे हैं, एंड स्लो ऑक्सीडेशन है जब आप उसको धीरे 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 वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। क्लियर? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट लो है, एंजाइमेटिक कंट्रोल है, सेल के अंदर हो रहा है, लिविंग के अंदर हो रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन। एंड ब्रॉडली C6H12O6 को ही हम पूरी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बट बहुत फास्ट कर दे रहे हैं एकदम से एक झटके में, और जो भी उसमें से एनर्जी निकल रही है वो सराउंडिंग्स में चली जा रही है, वो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज बर्निंग। Clear? We call it amphibolic pathway because here is the catabolism and anabolism both takes. यहाँ CO2 और वाटर रिलीज हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में, और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोराइलेशन, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, it is a anabolic process, and with respect to formation of carbon dioxide and water molecule, it is a catabolic process. So overall we can maintain it in the like जब हम इससे और भी पाथवेज को रिलेट करते हैं कि सिंथेसिस भी हो रही है, कैटाबॉलिक भी हो रही है, तो हम ब्रॉडली इसको एक एम्फीबॉलिक पाथवे से रिलेट कर लेते हैं। क्लियर है? बट मेनली आप इसको अगर कैटाबॉलिस एनाबॉलिस में से एक ही बोलना है, देन कैटाबॉलिस इज बेस्ट। जब तक एटीपी सिंथेसिस की बात नहीं कर रही, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस जिसके ब्रेकडाउन और जिसके पूरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी बन रहा है, दैट्स व्हाई आपको फेवरेबल कैटाबॉलिस रखना है। फोटोसिंथेसिस के लिए मोर अप्रोप्रिएट एनाबॉलिक। क्लियर? रेस्पिरेशन को समरी था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल कंपाउंड में कन्वर्जन है, रिलीज ऑफ हीट है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, आउटपुट ऑफ हाइड्रोजन इन फेजेस, अलग अलग फेज में हम देख रहे हैं NADH बन रहा है, FADH2 बन रहा है, इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। एनर्जी कंजर्व, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं हम, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो भी उसके अंदर हीट थी वो पूरी की पूरी सराउंडिंग में नहीं डिस्पर्स हो गई है, उसको कुछ अमाउंट में हमने कंजर्व भी करके रखा। एंजाइमेट्रिकली कंट्रोल, ऑब्वियसली लिविंग के अंदर की प्रोसेस है, तो ऑल द रिएक्शंस आर अंडर द एंजाइमेटिक कंट्रोल एट लो टेम्परेचर, ताकि स्लो प्रोसेस होते रहे। फास्ट टेम्परेचर पे होगा तो एंजाइम इसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्रोसेस का कोई सेंस नहीं रहेगा इन लिविंग सेल्स। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कुछ ऐसा डाउट रह नहीं गया होगा, सब कुछ एकदम समराइज वे में और एकदम अच्छे से 1 to 1 पता है। तो पहले पाथवे पे आ जाते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है दैट इज कम्स फ्रॉम द ग्लाइकोज मीन्स सुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, इसमें हम ग्लूकोज को लेते हैं। अब जब हम पूरा कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं तो मतलब वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा, 10 स्टेप प्रोसेस, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। तो उसमें हम बोल सकते हैं इसको ग्लाइकोज को, फॉर सुगर जो यूज किया है दैट इज लाइसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर है? ठीक है। इसको EMP पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे तीन साइंस तीन साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे मेंशन है, आमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास, दैट्स व्हाई इट इज द EMP पाथवे। ठीक है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्टाव एम्डेन, ओटो मेयरहोफ एंड J पार्नास, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिक में या हम कहें लिविंग की यूनिवर्सल प्रोसेस,
इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिवर्सल प्रोसेस इस अर्थ पे फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? हम कह सकते हैं इसको कि जहाँ पे आपका कैटाबोलिस वाली फर्स्ट पाथवे की आप बात करोगे तो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब हम एक लाइन नहीं पढ़ रहे। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही है और ये 10 स्टेप प्रोसेस है। Being a science student, being a biology student, you have to note that every step is controlled by the enzyme. तो 10 step process, 10 enzymes। यहाँ पे सिंपल आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओवरऑल इसमें कन्वर्जन ग्लूकोज का फाइनली कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ। दैट इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ऑन सबस्ट्रेट लेवल। एटीपी कोई नहीं फॉर्म हो रहा है। एटीपी का एक फॉस्फेट ग्लूकोज पे चला गया और जो स्ट्रक्चर बना दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये फास्ट एंड की रिएक्शन है, काइनेटिक रिएक्शन है एक तरीके से। और ग्लूकोज इज हेक्सो सुगर, काइनेटिक एक्टिविटी हो रही है। एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज which act in the presence of magnesium ion। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। कैटलाइज बाय स्पेसिफिक एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, इसी को हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं इन केस ऑफ लीवर सेल। हेपेटोसाइट सेल में आप लीवर सेल की जगह हेपेटोसाइट भी बोल सकते हैं। हेपेटोसाइट सेल में जो ये प्रोसेस होगी वो ग्लूकोकाइनेज उस एंजाइम को स्पेसिफिक बोलते हैं। अदर में हेक्सोकाइनेज हम उसको कहते हैं। एंड हेक्सोकाइनेज ऑब्वियसली नॉन स्पेसिफिक हो गया एंड ग्लूकोकाइनेज एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हमने कहा तो दैट इज अ स्पेसिफिक एंजाइम। स्पेसिफिक सभी हैं अपने में, क्लियर। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोकाइनेज वर्ड इज स्पेसिफिक फॉर द हेपेटोसाइट सेल। एटीपी फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट वाला स्टेप हो गया जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। फर्स्ट 5 रिएक्शन इज अंडर द प्रिपरेटरी एंड सेकंड आपका जो है दैट इज द पे ऑफ, वहां पे आप गेन कर रहे हो, ठीक है। पहले आप इन्वेंट कर रहे हो, दूसरे में आप गेन कर रहे हो। की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है, रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन। सेकेंड स्टेप में आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन शो करेगा एंड कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। 6 रिंग स्ट्रक्चर से 5 रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ठीक है। हेक्सोज फॉस्फेट पे वर्क कर रहा है दैट्स व्हाई फॉस्फोहेक्सोज एंड आइसोमेरेज रिएक्शन शो कर रहा है आइसोमेरेज। अगेन मैग्नीशियम आयन इसके लिए चाहिए हमें। और ये एल्डोज सुगर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ये कीटोज सुगर है तो इसको हम एल्डोज कीटोज कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन ध्यान में रखना है, एंजाइम ध्यान। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जब आप एज अ फ्रक्टोज एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हो, जैसे आपका स्टार्च ब्रेकडाउन हुआ था डाइसेक्राइड, स्टार्च ब्रेकडाउन होगा सुक्रोज में, सुक्रोज में आ जाएंगे आपके सुक्रोज इज डाइसेक्राइड। इस डाइसेक्राइड को आप ब्रेक डाउन करोगे तो वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। अब ये डाइसेक्राइड से ग्लूकोज भी एंटर कर सकता है, फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है। जब फ्रक्टोज एंटर करेगा देन ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बनने वाला प्रोसेस नहीं होगा, मतलब सेकेंड स्टेप नहीं होगा। फ्रक्टोज से डायरेक्ट आपका फर्स्ट स्टेप जो हो रहा था हेक्सोकाइनेज वर्क कर रहा था वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा एंड ग्लाइकोलिसिस बिकम द 9 स्टेप प्रोसेस। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना बाय द एदर आइसोमेराइजेशन और फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, दोनों पाथवे से आ सकता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। कोई डाउट? तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप का और एडिशन हो गया। अगेन दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। इन्वेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। एटीपी को हमने दिया है, एटीपी बनाया नहीं अभी, प्रिपरेटरी फेज है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, एनर्जी यूज करके ये प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमें ब्रेक डाउन करना है बॉन्ड को, उनको हम स्टेबल कंडीशन से हाई एनर्जी वाले कंडीशन में ले जा रहे हैं, क्लियर बेटा। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट is higher and having higher energy than the fructose glucose
6 phosphates having higher energy than the glucose, and fructose 1,6 bisphosphate या fructose 1,6 biphosphate having higher energy in compared to fructose 6 phosphate और glucose 6 phosphate. क्लियर है? तो दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फाइनली आपको मिल गए. एंजाइम हो गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फ्रक्टोकाइनेज है, फॉस्फेट ग्रुप है, काइनेटिक एक्टिविटी हो रही है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम. थर्ड स्टेप हो गया. ठीक. दिस इज अगेन जहाँ पे काइनेटिक एक्टिविटी हो रही है वो आपका की रिएक्शन हो जाएगा. यूनिवर्सल है. मैंने कुछ लोगों ने मेरे को चार्ट बना के भेजा था, वहां पे एरो का उन्होंने ध्यान नहीं रखा था. 4-5 बच्चों के मैंने ऐसा नोट्स देखे थे, सबने एक सिंगल डायरेक्शन में चला दी थी नैया. तो ध्यान रखो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे अब ये थर्ड वन तुम्हारा रिवर्सिबल, फोर्थ वन तुम्हारा रिवर्सिबल है. ठीक है. जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों कन्वर्जन कर सकता है. सुटेबल कंडीशन में वो राइट को शिफ्ट हो सकता है, देन रिक्वायर्ड कंडीशन में वो लेफ्ट को भी शिफ्ट हो सकता है. नाउ दिस फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हैविंग हायर एनर्जी. ठीक है. अब इसके पास इतनी हायर एनर्जी है कि ये स्टेबल नहीं है और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंजाइम है एल्डोलेज. ठीक है. एल्डोलेज रिएक्शन होगा यहाँ पे एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप होगा. एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा जिसमें हम बोलते हैं G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. इसका फॉर्मेशन हो सकता है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है ग्लाइकोलिसिस में, इसलिए दैट अंडरगोज आइसोमेरेज फॉर्म ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. आइसोमेराइजेशन करेगा, G3P में फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ से आपके जो रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P के अकॉर्डिंग चलेंगे. इससे ऊपर तक अभी सब तक सिंगल सिंगल रिएक्शन हो रहा था, एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल सारा. तो बेसिकली यहाँ तक आपने क्या देखा कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज नाउ ब्रेक डाउन इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड बोथ आर separately known as dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. Then again, as glyceraldehyde 3 phosphate is the direct intermediate substrate which can participate in glycolysis, but dihydroxyacetone phosphate डन. तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ग्लाइकोलिसिस कैरी ऑन. क्लियर है? तो यहाँ से आपके सारे स्टेप कैसे होंगे, डबल डबल आपको करते जाना है. एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज. यहाँ पे फॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज सिंगल सिंगल फॉस्फेट दोनों साइड में है. दोनों मॉलिक्यूल मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करो या G3P की बात करो, दोनों के पास सिंगल सिंगल फॉस्फेट है, क्योंकि फ्रक्टोज में दो दो फॉस्फेट थे. तो 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट ऐसे ट्रांसपोर्ट हो, ब्रेक डाउन हो गया. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. नाउ दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे आपका फर्स्ट रिड्यूसिंग आपको एनर्जी स्टोर होगी. NAD प्लस कैरियर कोएंजाइम है जो कि रिड्यूस होगा, H प्लस को वहां पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. क्लियर? तो पहला आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आएगा और इसमें फॉस्फोराइलेशन होगा सबस्ट्रेट का. क्लियर? सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा 1,3 इस फॉस्फोग्लिसरेट. जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल था वो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. एंड द एंजाइम इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट से निकाल के जो कैरियर है जो रिसीविंग है उसको ट्रांसपोर्ट किया था. तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है. इज इट क्लियर बच्चों? कौन सा H निकला? देखो ये वाला H निकला. ठीक, ये H निकला है एंड यहाँ से आपका अरेंजमेंट हो गया और ये पार्टिसिपेट कर गया रिएक्शन से. ठीक, एंजाइम का नाम याद रखना है. फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ है, जो पहला प्रोडक्शन होगा वो NADH के फॉर्म में होगा एंड नाउ सेकेंड. ठीक है. तो ये आपका कैसे पे ऑफ फेज चलने लगा जिसमें आपको गेन होगा. ठीक. अब यहाँ पे एनर्जी आपको एंटर नहीं कराना है, सारा आपने इन्वेंट्री प्रिपरेटरी फेज में आपने इस इन्वेस्टमेंट कर दिया. 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एडेनिन. ठीक है. एडेनिन आया. एडेनिन इसमें क्या करेगा, काइनेटिक एक्टिविटी किया और एडेनिन अब इसका एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा. तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप का
ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एडीपी। क्लियर? एक सबस्ट्रेट जो आपका कोर सबस्ट्रेट चल रहा था उससे ट्रांसफर्ड होगा और उसको कैरी, उसको रिसीव करने के लिए वहां पे एडीपी अवेलेबल होगा एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड बन जाएगा और एज ए रिजल्टेंट आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो आप जो G3P के दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे तो यहाँ पे आपके 2 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल के अलग अलग एटीपी। एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेटिक एक्टिविटी है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, बट इट इज नॉट अ सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ की रिएक्शन। ध्यान रखना, एटीपी का सिंथेसिस रिवर्स नहीं हो सकता, ये की रिएक्शन रिवर्स हो सकता है और ये की रिएक्शन नहीं होगा। Clear? The enzyme phosphoglycerate transfer the high energy phosphoryl group from the carboxyl group of 1,3 phosphoglycerate to ADP, forming ATP and 3-phosphoglycerate. Now finally 3-phosphoglycerate आपका एक फॉस्फेट की पोजीशंस को चेंज कर रहा है। ठीक है, म्यूटेशन कर रहा है। सेम स्ट्रक्चर है, सेम केमिकल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका सेम है, स्ट्रक्चर वेरी करेगा लेकिन ओवरऑल एक ही चीज है। क्लियर? तो फॉस्फेट मूव कर गया थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट की जगह आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। एसिडिक फॉर्म आ चुका है, एल्डिहाइड से देखो एसिड बन चुका है आपका यहीं पे। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जब ग्लिसरेट बना था तभी एसिडिक फॉर्म में आ गया, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एसिडिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। एसिड रिड्यूस हो रहा था तो आपका एल्डिहाइड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल वाले केस में। नाउ आपका ये म्यूटेज एंजाइम है, फॉस्फो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, म्यूटेशन हो गया, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। This is a readily reversible reactions and magnesium ion required. मैग्नीशियम आयन कहाँ कहाँ है वो एक आप एक छोटा सा नोट्स बना लोगे। नाउ कुछ नहीं है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, रिलीजिंग ऑफ वाटर, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एनोलेशन रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा विच इज लेस स्टेबल है, दैट्स वाई यहाँ पे फिर से कन्वर्जन होगा और फाइनली पायरुविक एसिड बनेगा एंड दिस इज द लास्ट स्टेप एंड इन द लास्ट स्टेप एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अगेन यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन के टाइम सबस्ट्रेट लेवल का एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को ले रहे हैं और एडीपी आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए। पायरुवेट पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एनॉल फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है वो कीटो फॉर्म में। तो जस्ट आपको ये वाला फॉर्म जो है पायरुविक एसिड का दैट इज स्टेबल एंड यहाँ से जब फॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो थोड़ी सी एनर्जी वाली चीज जो थी डिसबैलेंस करके अनस्टेबल करके रखा था वो रिलीज हो गया, एज ए रिजल्टेंट आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो गया एंड पायरुविक एसिड, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस था तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो। क्लियर? ओवरऑल हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलिसिस चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। ये हमारे सारे स्टेप है, हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में आप एटीपी को यूज करते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 10th स्टेप में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट 3 1 और 3 दोनों ही आपके ऑड नंबर है, जो प्रिपरेटरी फेज के ऑड नंबर है 1 एंड 3, वहाँ एनर्जी यूज होता है। दिस फॉस्फेट फॉस्फेट ऐड हो रहा है जहां जहां पे वहाँ एनर्जी यूज हो रही है। एंड देन 7 एंड 10 लास्ट स्टेप 10 तो याद ही रहता है, 7 ध्यान में रखना है। 7 में आप एटीपी का फॉर्मेशन होता है जहाँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है? कार्बन कंपोनेंट ध्यान में रखना है हमें, ग्लिसरल्डिहाइड के बाद सब कैसे 3 कार्बन हो गया एंड एट द एंड पायरुविक एसिड तक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एंजाइम, then isomeric reaction, then which are the preparatory phase reactions, what are the yield phase reaction, कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब NAD प्लस का फॉर्मेशन आपको कहाँ पे हुआ, किस रिएक्शन में हुआ है बताओ, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे?
यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुआ जब ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद आ रहा है, तो यहाँ से रिएक्शन डबल डबल चल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। नाउ फेट की बात कर रहे हैं, वही कि पायरुविक एसिड किधर मूव करेगा। लैक्टिक एसिड पाथवे में जाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के पाथवे में जाएगा, तो वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एदर एसिड और अल्कोहल इज प्रेजेंट। ठीक है, और ऑक्सीजन का इसमें कोई रूल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ तक का पाथवे कॉमन है पायरुवेट से का बनना। पायरुवेट के आगे अब वहां पे क्या हो रहा है, तो फर्स्ट जब हम देखते हैं कि अल्कोहलिक पाथवे देख रहे हैं, तो दैट इज द 2 स्टेप प्रोसेस, जहाँ एक स्टेप में आपका एस्टिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है एंड सेकेंड स्टेप में आपका एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है या अल्कोहल का फॉर्मेशन। 2 NADH कैसे बनेगा, 2 मॉलिक्यूल है ना बेटा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डबल रिएक्शन चल रहा है ना, मतलब 6 रिएक्शन में आपको फॉर्मेशन हो रहा है NADH का, तो वहां से आपके डबल रिएक्शन चल रहे हैं 5th रिएक्शन के बाद, तो 2 मॉलिक्यूल NADH के फॉर्म में। गलत बोल रही हूँ क्या, कोई नहीं। यहाँ से डबल रिएक्शन है बेटा, कंप्लीट यील्ड वाली ग्लाइकोलिसिस है ना। देखो यहाँ से NAD, यहाँ से डबल रिएक्शन, ये वाला पाथवे देखो, यहाँ से डबल रिएक्शन है ना, 2 मॉलिक्यूल NADH, 4 मॉलिक्यूल ATP, उसके पहले सिंगल रिएक्शन। क्या कह रहे बिरला, प्लीज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन स्लो, कहीं पे भी जहाँ पे भी स्लो चाहिए बताना। हाँ ठीक है, स्लो बता। मैं फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि पूरा कवर करना, तुम लोग को जहाँ पे भी रोकना होगा रोक लेना कि मैम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो कर। तो पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस वाला फॉर्मेशन, अल्कोहल पाथवे को देखें हम, तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, ये तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा एंड देन एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। 2 एंजाइम इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज आया मतलब रिमूवल ऑफ CO2 होगा। दिस इज द की पॉइंट ऑफ अल्कोहल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, रिमूवल ऑफ CO2 होगा यहाँ पे, एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज अ साइन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, CO2 का रिलीज होना, तो एसिटाल्डिहाइड के, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मेशन में CO2 रिलीज हो रहा है एंड पायरुवेट से हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट का हो रहा है, द एंजाइम इज पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, फॉर्मेशन इज 2 एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, 2 मॉलिक्यूल आपके एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम द पायरुविक एसिड। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज 3 कार्बन एलिमेंट एंड दिस इज 2 कार्बन। ठीक, एंड देन अगेन इथेनॉल, एथाइल अल्कोहल बनेगा या इथेनॉल हम उसको बोल लें, तो अगेन वो क्या रहेगा आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, H प्लस निकलेगा एंड उसको NAD प्लस NADH से H प्लस को रिमूव किया जाएगा एंड एज अ रिजल्टेंट आपका NAD प्लस फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इस प्रोसेस में आपको कोई भी ATP की यील्ड नहीं आपकी बढ़ रही है, लेकिन फॉर द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ ग्लाइकोल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको NAD प्लस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो 2 पायरुवेट एंटर किए, 2 CO2 का मॉलिक्यूल निकला, 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल एंड एक आपका NADH, मतलब कन्वर्ट हो, 2 मॉलिक्यूल आपके NADH कन्वर्ट हो गए, फिर से आपको फ्री NAD प्लस मिल गया। दिस इज द, किस रिएक्शन की बात की हमने, ये वाला रिएक्शन जो आपके NCERT में शॉर्ट एंड ये एरो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे आपका डबल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, डबल स्टेप प्रोसेस है, एसिटाल्डिहाइड एंड देन एथेनॉल, तो एथेनॉल के बीच में यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड भी बनेगा।
और इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अगेन 3 कार्बन। तो जो 3 कार्बन से 3 कार्बन बन रहा है वहां पे CO2 कम नहीं हो सकता, मतलब CO2 नहीं निकल सकता। CO2 निकला मतलब कार्बन कम होना चाहिए। यहाँ पे 3 कार्बन से 2 कार्बन हुआ है, तो इस केस में आपकी CO2 रिलीज हो। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन अगेन मल्टीपल स्टेप्स, देन फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का पाथवे चल सकता है या इथेनॉल वाला फॉर्मेशन पाथवे चल सकता है। तो बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, एनारोबिक। क्लियर। तो ग्लाइकोलिसिस, नाउ इसमें सिर्फ एक स्टेप प्रोसेस है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो लैक्टिक एसिड के सिंथेसिस में पायरुविक एसिड ओनली कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड फ्री NAD प्लस का रीजनरेशन हो रहा है। तो ये NAD प्लस का रीजनरेशन इज द कॉमन स्टेप, मतलब कॉमन है, दोनों ही केस में हो रहा है। अगर यू टॉक अबाउट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और you talk about the alcoholic fermentation, in both case there is the free regeneration of NAD plus takes place। क्लियर है। अब ये रीजनरेशन आपको क्यों रिक्वायरमेंट है, ताकि ग्लाइकोलिसिस आपकी कंटिन्यू प्रोसेस चल सके। देखो साइटोसोल में लेवल ऑफ NAD प्लस मेंटेन रहे, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज वेरी नेसेसरी, क्रूशियल स्टेप है। और कुछ पूछना है विद्ला लैक्टिक एसिड वाले में? दोनों पाथवे समझ में आ गए एनारोबिक के। नेट यील्ड यहाँ पे कितनी हुई ATP की? व्हाट आर द नेट यील्ड ऑफ रेस्पिरेशन? रेशियो के टाइम ही बताया मैंने, 1:19। तो नेट यील्ड आपकी कितनी है? 2 ATP की है सिर्फ, जो कि कहाँ बनी? ग्लाइकोलिसिस में। फर्मेंटेशन में कोई भी ATP का फॉर्मेशन नहीं है। एनारोबिक की यील्ड 2 ATP है ना, बट 1 NADH तो 3 ATP होता है ना। तो अभी यहाँ कन्वर्ट कहाँ होगा बेटा? NADH वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तभी तो होगा। क्लियर। तो ग्लाइकोलिसिस का NADH हम नहीं काउंट कर सकते। फॉर्मेंटेशन में NADH के इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे? जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे 1 NADH इज इक्वल टू ATP, क्योंकि वहां पे हमने तुम्हें एनर्जी गैप के 2-3 प्लेसेस दिखाए हैं जब NADH एंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और 2 एनर्जी गैप दिखाया था जब FADH एंटर करता है कॉम्प्लेक्स 2 से। यहाँ पे केवल बन रहा है। हाँ करना ही है, ATP ही है सिर्फ, इसलिए ATP करना है। ATP के फॉर्म में जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसको एनर्जी नहीं बोल सकते। वो तो कैरी करके ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये कैरी करके ले जा रहा है। जब तक इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होगी, इसको बैग को तुम ओपन नहीं करोगे कि इसके अंदर क्या है, तो उससे तुम क्या चीज है वो जनरेट नहीं कर पाओ। ठीक है। अब ईस्ट के केस में एक क्वेश्चन, एक पॉइंट दे रखा है कि 13% से ऊपर होने पे, 13% पे वो खुद के लिए टॉक्सिक हो जाता है। क्लियर। तो जो अल्कोहलिक फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 12.5 12 के करीब होना चाहिए, ताकि ईस्ट कंटिन्यू ग्रो कर सके। जब ईस्ट कंटिन्यू ग्रो करेगी तभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा बताया, तो ये है तुम लोगों के माइक्रोबियल वाले पार्ट का, कि किस तरीके से डिस्टिलेशन की प्रोसेस करके कंटिन्यूअस एक टाइम के बाद वहां पे कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस कंसंट्रेशन में माइक्रो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी खुद नहीं ग्रो करेगी। दैट्स वाई इसमें आपको कोई दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। ठीक है। अब बात करते हैं अपना मेन एरोबिक वाले। एरोबिक वाले में हमें क्या देखना है कि एरोबिक जो आपका ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड का बनना था, उसी पायरुविक एसिड के फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड,